हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अप्लाइड मैकेनिक्स अनुप्रयुक्त फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का यह सब्जेक्ट होगा। लेक्चर नंबर 3 है फोर्स एनालिसिस, बल विश्लेषण। लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाए हैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो किसी वस्तु या पिंड पर लगने वाले बलों को जोड़ने को हम संयोजन भी कहते हैं। बलों को जोड़ने या फिर बलों का संयोजन इस तरीके से कह सकते हैं, तथा उन्हें निश्चित दिशाओं में तोड़ने या फिर विघटन करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? बल विश्लेषण कहते हैं। देखिए, तोड़ना या विघटन करना क्या होता है? अलग अलग करना। ठीक है, तो किसी वस्तु या पिंड पर लगने वाले बलों को जोड़ने या फिर संयोजन तथा उन्हें निश्चित दिशाओं में तोड़ने या विघटन करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? बल विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, संयोजन तथा विघटन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कहां पड़ती है, कैसे होता है? तो जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल क्रिया करते हैं तो उनके सम्मिलित प्रभाव तथा दिशा विशेष में किसी बल प्रभाव को जानने के लिए बलों का संयोजन या फिर विघटन किया जाता है। इन क्रिया से पहले बलों के विभिन्न समूह जैसे निकाय के विषय में जानकारी होना यह सभी आवश्यक होता है। बल निकाय, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। देखिए, बल निकाय क्या होता है? बलों के विभिन्न समूह को हम क्या कहते हैं? बल निकाय कहते हैं। बलों के समूह में विभिन्न भिन्नता, बलों का जो समूह है उनकी भिन्नता, उनकी दिशा, क्रिया बिंदु तथा क्रिया समतल जिसे बोलते हैं प्लेन ऑफ एक्शन पर निर्भर करती है। जैसे एक ही दिशा में क्रिया करने वाले बलों को हम कहते हैं समूह समांतर बल निकाय, और एक ही बिंदु पर क्रिया करने वालों को हम कहते हैं समूह समांगी बल निकाय। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल फोर्सेस, जो एक ही दिशा में काम करते हैं, और कंकरेंट फोर्सेस वे होते हैं जो एक ही बिंदु पर काम करते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से एक से जो अधिक निकाय हैं उनको मिलाकर भी कुछ निकाय बनते हैं। जैसे असमांतर असंगामी एक तलीय बल निकाय। असमांतर असंगामी एक तलीय बल निकाय को इंग्लिश में बोलेंगे नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट कोऑर्डिनेटर फोर्स सिस्टम। ठीक, तो विभिन्न बल निकाय जो एक से अधिक निकायों को मिलाकर बनते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। संगामी बल निकाय जिसको बोलते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम, असंगामी बल निकाय नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, समांतर बल निकाय पैरेलल फोर्स सिस्टम, एक तलीय बल निकाय कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, भिन्न तलीय बल निकाय नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, संगामी एक तलीय बल निकाय कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, और सातवां है एक तलीय असंगामी बल निकाय कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस। आठवां है एक तलीय समांतर बल निकाय कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, और नवा है असमांतर असंगामी एक तलीय बल निकाय नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से इन आप फोर्स सिस्टम को, निकाय को देखिएगा जो एक से अधिक निकाय को मिलाकर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एक तलीय या समतलीय तथा भिन्न तलीय या असमतलीय बल जिसे बोलते हैं कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है एक तलीय बल जिसको कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। तो किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल जब एक ही समतल में होते हैं तो एक ही तलीय बल कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में होती हैं उन्हें एक तलीय बल कहा जाता है। ठीक है, चित्र की सहायता से हम देखेंगे जो आपको ये फिगर दिखाया गया है। इसमें हम बात करेंगे, देखिए F1, F2, F3। तो F1 कहां पर है? ये रहा F1, F2, F3, Fg। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर ये एक ही तल में फोर्सेस दिखाए गए हैं। ठीक है, देखिएगा F1 है, F2 है, F3 है, Fg है। इस तरीके से इसको Fg, F9 हम बोल सकते हैं, ये F9 है। ठीक है, जैसे ये F9, F3, F1, F2, ये सभी जो हैं, ये वाला F2, तो ये जो हैं ये हमारे पास एक ही तलीय फोर्सेस हैं, एक ही तल में हैं। ठीक है, भिन्न तलीय हम कह सकते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं जब भिन्न तलों में होती हैं तो उन्हें हम भिन्न तलीय बल कहते हैं। जैसे F1, ठीक है, F10, F6 कहां पर है? आइए देखते हैं। देखिए F1, यहां पर F1 है, ये रहा F1,
और F10 और दूसरा वो कह रहा है F6 कहाँ पर है, देखिए ये अलग अलग डिफरेंट उसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं एक तो ये हुआ F1, F10, F6, ये अलग अलग तल में हैं, तो इनको हम कहेंगे भिन्न तलीय बल निकाय। ठीक है, इस अध्याय में हम केवल तलीय बल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका इस सिलेबस के आधार पर, इसमें हम केवल एक तलीय बलों की बात करेंगे, बाकी आगे अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, बात करते हैं संगामी तथा असंगामी बल। संगामी तथा असंगामी बल, कनकरेंट और नॉन कनकरेंट फोर्सेस। तो संगामी बल क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कनकरेंट फोर्सेस। तो जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संगामी बल कहते हैं। तथा उन बिंदु यानी कि वह बिंदु जहां पर ये क्रिया रेखाएं मिलती हैं, जहां पर ये क्रिया रेखाएं मिलती हैं उन्हें हम संगम या फिर संगमन बिंदु, पॉइंट ऑफ कनकरेंस कहलाता है। दूसरा है असंगामी बल, जिसको बोलते हैं नॉन कनकरेंट फोर्सेस। तो जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं उन्हें हम असंगामी बल कहते हैं। सीधी सी बात है, संगामी बल वे होते हैं जिन बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिलती है, और असंगामी वे होते हैं जिन बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर नहीं मिलती है। समांतर बल के बारे में बात करेंगे। समांतर बल होता है पैरेलल फोर्सेस। तो जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर हों, उन्हें समांतर बल कहते हैं, ये चल कहते हैं। ठीक है, यानी कि उन्हें समांतर बल या फिर चल बल कहते हैं। ये असंगामी नॉन करंट है। चल बल यानी कि चल, देखिए चल जो यहां पर ये लिखा हुआ है ये इस तरीके से है कि जो एक ही दिशा में जिनकी क्रिया रेखाएं हों, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं समांतर बल। ठीक, और ये कैसे होते हैं, ये असंगामी होते हैं, और असंगामी को हम बोलते हैं नॉन कनकरेंट फोर्स। ठीक है, समांतर बल निम्न दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से, पहला है सदृश समांतर और दूसरा है अदृश्य समांतर। सदृश होता है इस प्रकार के सभी समांतर बलों की दिशाएं या अभिदिशाएं, सेंसेस हम बोल सकते हैं, एक ही ओर होती हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके से एक ही ओर होंगी। अदृश्य वो होते हैं जो जिनका सेंस जो है वो एक ही ओर नहीं होता, यानी कि एक इधर होगा, ठीक है, और ये इधर होंगे, तो इनको हम कहेंगे असमांतर। क्लियर? चलिए अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास संगामी एक तलीय बल, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। तो इस निकाय के बलों की क्रिया, जो संगामी एक तलीय बल होते हैं, उस निकाय के बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं और वे एक ही समतल में होते हैं। क्या कहलाते हैं, संगामी एक तलीय बल कहलाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक तलीय असंगामी। अब की बार है असंगामी, जिसको बोलते हैं कोप्लेनर नॉन कनकरेंट फोर्सेस। तो इन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में होती हैं, परंतु सभी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर नहीं मिलती, उनको कहते हैं एक तलीय असंगामी बल। ठीक है, एक तलीय सदृश समांतर बल, कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस। कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस, तो यह वह बल निकाय है जिसमें सभी बलों की क्रिया रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, और एक ही दिशा में जो प्राप्त तल है, ठीक है, एक ही दिशा में, और जो हमारे पास प्राप्त तल है उस तल में होती है। ठीक है, एक ही दिशा में और एक ही तल में। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए असमांतर असंगामी एक तलीय बल। असमांतर असंगामी एक तलीय बल, नॉन पैरेलल नॉन कनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस। तो ऐसे बलों का निकाय जो परस्पर समांतर नहीं है और न ही एक बिंदु से गुजरते हैं, वरना सभी एक ही तल में हैं। ठीक, तो ऐसे बलों का निकाय जो परस्पर समांतर न हो और न ही एक बिंदु से गुजरे, बल्कि सभी एक ही तल में हो, तो ऐसे बल क्या कहलाते हैं, असमांतर असंगामी एक तलीय बल कहलाते हैं, नॉन पैरेलल नॉन कनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस। ये आप फिगर में देख रहे होंगे, सभी बल एक ही तल में हैं, लेकिन न तो एक पॉइंट पर हैं और न ही इनकी दिशाएं सेम है। ठीक, परिणामी बल क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्सेस। तो यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी बलों के प्रभाव के जोड़
के बराबर जो है बीजगणितीय जोड़ होता है, जिसको हम बोलते हैं। तो यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो उन सभी बलों के प्रभाव का जो जोड़ है उसके बराबर एक बल होता है जो परिणामी बल कहलाता है, जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस। ठीक, तो इस प्रकार यदि पिंड पर लगने वाले सभी बल, देखिए ये बल है, यदि सभी बलों को हटाकर उनके स्थान पर परिणामी बल लगाया जाए तो इस परिणामी का पिंड पर ही वही प्रभाव होगा जो सभी बलों का सम्मिलित प्रभाव है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई पिंड है, उस पर जो है कई बल लग रहे हैं, तो अगर इन बलों को हटा करके एक परिणामी बल लगा दिया जाए जो इनका परिणामी बल होगा, तो वह भी वही इफेक्ट डालेगा इस पिंड पर जो वे सभी बल इफेक्ट डाल रहे थे। बात करते हैं बलों का संयोजन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। बलों के संयोजन के अंतर्गत किसी पिंड पर कार्य कर रहे विभिन्न बलों को जोड़ा जाता है, क्योंकि एक दैशिक राशि जिसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, इसलिए बलों का जोड़ दैशिक योग यानी कि वेक्टर एडिशन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार बलों के संयोजन द्वारा उनका परिणामी यानी कि रिजल्टेंट ज्ञात करके उस बल निकाय का पिंड पर प्रभाव आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। यहां संयोजन की मुख्य उपयोगिता है और दैशिक योग विधि का प्रयोग बलों के संयोजन में विभिन्न नियमों के अंतर्गत किया जाता है, जैसे बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, बलों के त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस आदि। इन सभी नियमों के आधार पर किया जाता है। तो इन नियमों का विस्तृत विवरण जो है वो आगे दिया हुआ है, आगे हम बात करेंगे। बात करते हैं साम्यावस्था तथा साम्यक बल की, इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रेंट फोर्स। साम्यावस्था क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक, ध्यान से देखिए, जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार कार्य करें कि वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त यानी कि न्यूट्रलाइज करें या फिर उनका पिंड पर सम्मिलित प्रभाव शून्य हो जाए, तो ऐसे बल को साम्यावस्था बल कहते हैं। ठीक, साम्यावस्था के प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होता है स्थैतिक साम्यावस्था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। साधारणतया स्थिति विज्ञान में जब कोई बल निकाय किसी स्थिर पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि वह गतिशील नहीं होता, तो ऐसे बल निकाय को स्थैतिक साम्यावस्था में कहा जाता है। गतिक साम्यावस्था होती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यदि किसी पिंड पर समान वेग से गतिशील है, कोई भी बल है वो अगर किसी पिंड पर यदि कोई पिंड समान वेग से गतिमान है, रेगुलरली समान वेग से गतिमान है, तो इस प्रकार कई बल, ठीक है, इस प्रकार कई बल इस प्रकार लगाए जाएं इस पर जो पिंड उसी वेग से दिशा में गतिशील रहे। यानी कि कोई पिंड एक समान वेग से गतिशील है तो उस पर इस प्रकार बल लगाए जाएं जो वह उसी वेग से पिंड जो है गतिमान रहे और उसी दिशा में गतिशील रहे जिसमें वो है हो रहा था। तो ये सभी बल क्या कहलाएंगे? गतिक साम्यावस्था में कहलाएंगे। यदि उसकी अवस्था नहीं बदलती, उसकी दिशा नहीं बदलती और उसका जो है जो गति है उसकी स्पीड है वो नहीं बदलती है, तो कहेंगे गतिक साम्यावस्था। एक होता है साम्यक बल जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रेंट फोर्स। साम्यक बल क्या होता है कि किसी पिंड पर लगने वाला ऐसा बल जो अन्य बलों के साथ मिलकर पिंड को साम्यावस्था में रखता है। और इसके अतिरिक्त हम यह भी कह सकते हैं कि किसी बल निकाय सिस्टम ऑफ फोर्सेस का साम्यक बल वह बल है जो उस बल निकाय के परिणामी के मान बराबर रखता है परंतु विपरीत दिशा में उसी की क्रिया रेखा पर कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि कोई बल निकाय साम्यावस्था में है, ध्यान से सुनिए, यदि कोई बल निकाय साम्यावस्था में है तो उस बल निकाय का कोई भी बल शेष बलों का साम्यक बल है, शेष बलों का साम्यक बल है। तो कैसे? देखिए, यह है एक परिणामी है R, ये दो हैं, दो बल हैं P और Q, O पॉइंट पर हैं और इनका परिणामी R है। ठीक है, तो यदि हम कह सकते हैं कि यदि कोई बल निकाय साम्यावस्था में हो तो उसके बल निकाय का कोई भी बल शेष बलों का साम्यक है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ये बल देखें तो ये S बल जो है वो साम्यक बल कहलाएगा। ठीक, साम्यक बल में हमने क्या कहा था कि साम्यक बल किसी पिंड पर लगने वाला वह बल है जो अन्य बलों के साथ मिलकर पिंड को साम्यावस्था में रखता है। देखिए, ये दो बल हैं, ये इसका परिणामी है, तो अगर हम इस बल को इधर की तरफ लगाएं तो ये जो है इसको साम्यावस्था में रखेगा, इक्विलिब्रियम में रखेगा। नेक्स्ट आता है बलों की साम्यावस्था के मौलिक साध्य, बेसिक प्रपोजिशन ऑफ
फोर्स इक्विलिब्रियम। तो देखिए, बलों की साम्यावस्था के निम्न मौलिक साध्य हैं जिन्हें मान लिया जाता है और इनका सत्यापन प्रयोगों द्वारा किया जाता है। जैसे दो बराबर तथा विपरीत दिशा में एक ही सरल रेखा पर कार्य करने वाले बल साम्यावस्था में होते हैं। दूसरा है जब कोई बल निकाय किसी पिंड पर कार्य कर रहा हो तो अन्य कोई भी साम्यावस्था में बल निकाय पिंड को बिना प्रभावित किए लगाया जा सकता है। जब किसी बल निकाय का परिणामी शून्य हो तो वह बल निकाय साम्यावस्था में होता है। और एक और है, यदि एक बल कभी भी साम्यावस्था में नहीं हो सकता, यदि उसके विपरीत दूसरा बल उसी प्रकार का लगा हो तो वह साम्यावस्था में हो सकता है। मुक्त पिंड क्या है, जिसे बोलते हैं फ्री बॉडी, और मुक्त पिंड आरेख फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, किसी पिंड बोल सकते हैं, वस्तु बोल सकते हैं, ढांचा बोल सकते हैं, या मशीन, या फिर उसका कोई भी अंग, उसके संतुलन संबंधी अध्ययन हेतु उस पिंड का अलग स्थान पर एक सरल आरेख बनाते हैं जिनमें उस पर क्रियाकारी सभी बलों यानी कि सभी बाह्य बलों को उसके निर्दिष्ट क्रिया बिंदुओं पर तीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यहां बाह्य बलों का तात्पर्य पिंड पर कार्य करने वाले सभी क्रियाबल जो एक्टिव फोर्स हैं, आलंब है, सपोर्ट हैं आदि की जो रिएक्शंस हैं, प्रक्रियाएं हैं, या फिर पिंड के स्वभार सेल्फ वेट से है। तो इस प्रकार प्राप्त किए गए आरेख को ही मुक्त पिंड आरेख हम कह सकते हैं कि मुक्त पिंड आरेख तथा संबंधित वस्तु, ढांचे, मशीन अथवा उसके अंग का मुक्त पिंड आरेख या मुक्त पिंड कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहां पर ये एक सतह है और इस पर ये एक पिंड रखा हुआ है और इस पर एक फोर्स ये लगा हुआ है। तो ये जो ये सतह है, ये इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जो ये इसको रोके रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि सपोर्ट मिल रहा है एक आर से और एक फोर्स लग रहा है ऊपर से पी, तो ये कहलाएगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर? विशेष कुछ बातें हैं। देखिए, पहला है मुक्त पिंड आरेख में किया जो क्रिया बलों में सभी साधन तथा प्रतिक्रिया बलों के आलंब हटाकर उनके द्वारा लगाए गए बलों को ही मुक्त पिंड पर तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि पिंड पर संगामी यानी कि कंकरंट बल क्रिया करते हैं तो पिंड को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और मुक्त पिंड आरेख की सहायता से पिंड पर क्रिया करने वाले बलों के लिए संतुलन संबंधी नियमों को सरलता से लागू करके जटिल समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसी भी संतुलित अथवा असंतुलित पिंड। ध्यान दीजिए, किसी भी संतुलित अथवा असंतुलित पिंड अथवा उसके अंग के लिए मुक्त पिंड आरेख खींचा जाता है। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो किसी कण पर कार्य करने वाले दो संगामी बलों को यदि एक समांतर चतुर्भुज को कोणीय बिंदु से दो आसन्न यानी कि एडजेसेंट भुजाओं द्वारा मान तथा दिशा में व्यक्त किया जाए तो उनका परिणामी मान तथा दिशा इसी समांतर चतुर्भुज के उस कोणीय बिंदु से खींचे गए विकर्ण होते हैं। परिणामी का मान, दिशा ज्ञात करने की दो विधियां बताई गई हैं, एक तो है गत्यात्मक विधि और एक होती है ग्राफीय विधि। तो बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के नियम की। तो यहां पर देखिएगा दो फोर्सेस हैं, एक तो ये है P और एक ये है Q। ठीक है, इनके दो यानी कि दो ये एडजेसेंट हैं, आसन्न भुजाएं हैं जो जिनके बीच का कोण बताया गया है थीटा। कितना है? थीटा है। ठीक है, इनका परिणामी अगर हम खींचे तो इनका परिणामी होगा R और परिणामी R और P के बीच में जो एंगल है वो है अल्फा और परिणामी R और Q के बीच में एंगल है वो है हमारे पास बीटा। अब हमने क्या किया कि एक O और A के बिल्कुल समांतर ही हमने एक लाइन खींची और एक O और B के समांतर एक हमने लाइन खींची यहां पर। तो इन दोनों लाइनों को जैसे ही हमने मिलाया तो एक हमें समांतर चतुर्भुज का फिगर मिल जाता है। ठीक है, यहां पर हमने इतना देखा। अब इसके बाद आगे देखें, इतना हमारे पास ये बना। तो अब क्या करना है? अब देखिएगा, यदि हम इसको आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाने के बाद हम यहां पर इस पर एक लंब डालें, बिंदु C से एक लंब हम डालें तो यहां पर इसके बीच में एंगल हमने माना थीटा, क्योंकि ये जो है इसी के बराबर होगा।
ठीक है, ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो यदि हम इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में और इस क्यू के रेस्पेक्ट में, तो ये जो भुजा होगी ये होगी हमारे पास क्यू साइन थीटा और यहां पर ये होगा क्यू कॉस थीटा। हमने मान लिया ये पॉइंट है एम, तो क्या होगा ए एम इक्वल टू क्यू कॉस थीटा और सी एम इक्वल टू क्यू साइन थीटा। आइए देखते हैं कैसे। चित्र के अनुसार त्रिभुज OCM समकोण में, OCM कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। आइए OCM देखिए, OCM है हमारे पास, देखिए OCM यानी कि हमारे पास अगर हम देखें तो O तो हमारे पास ये है और C हमारे पास ये है और M ये है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हम देखेंगे जो हमने यहां पर बनाया है, इसके बीच में देखेंगे एंगल कितना है, एंगल हमारे पास अल्फा एंगल है, ठीक। तो आइए देखते हैं आगे, चलिए इसको साफ साफ बना लेते हैं। देखिए O C और M ये हुआ और यहां पर ये हुआ, ठीक है। एंगल है हमारे पास अल्फा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। OC स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। कहने का मतलब ये है जब हम इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे तो क्या होगा कि जो विकर्ण का स्क्वायर है OC स्क्वायर वो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि OM का स्क्वायर और MC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OC का स्क्वायर, यानी कि OC स्क्वायर OM स्क्वायर CM स्क्वायर, ठीक। अब हम देखते हैं कि OM जो है ये दो भुजाएं हैं, एक तो यहां तक है O और A, ठीक है, लेकिन यहां तक है A और M। तो AM प्लस OA इक्वल टू हो जाएगा OM, यानी कि OA प्लस AM हम लिख सकते हैं, OM को यहां पे ये लिखा और CM स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब इसका जो होल स्क्वायर है उसको हम खोलेंगे तो OA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA प्लस AM और CM स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो यहां पर देखिएगा अब OC स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर प्लस 2OA और AM, ठीक है। अब देखिएगा जब हम कोण देखते हैं BOA, तो BOA कोण को अगर हम देखें तो ध्यान से देखिएगा, BOA तो B है ये और O है ये और A है ये, तो ये होता है हमारे पास थीटा। तो BOA थीटा है और CAM भी थीटा है, ठीक। तो यदि हम देखें कि cos थीटा यहां पर क्या बैठता है, इस पे cos थीटा को हम देखें तो cos थीटा क्या बैठेगा, देखिएगा cos होता है हमारे पास आधार अपॉन कर्ण। आधार है हमारे पास ये AM और कर्ण है हमारे पास CA। तो AM अपॉन AC ये हो जाएगा cos थीटा, तो AM इक्वल टू AC cos थीटा हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा Q साइन थीटा और कर्ण हो जाएगा AC, यानी कि CM अपॉन CA। तो CM अपॉन AC इक्वल टू साइन थीटा, तो CM इक्वल टू AC साइन थीटा हो जाएगा। अब AM और CM के हमने मान रखने हैं। AM का मान हमारे पास ये निकला है और CM का मान हमारे पास ये निकला है। तो अब इसमें अगर हम मान रख दें तो OC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जो AM स्क्वायर है ये AM का मान ये है, तो ये मान हमने यहां पर रखा, क्लियर। और CM ये जो मान है ये मान हमने यहां पर रखा। AC स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बाकी सब एज इट इज है। ध्यान से देखिएगा, बाकी सब क्या है, एज इट इज है। क्लियर हुआ। इसका मान और इसका मान हमने रखा, ये वाला और ये वाला, क्लियर। बाकी सब आगे ऐसे ही है। AM है तो AM का मान ये है AC cos थीटा, तो AC cos थीटा यहां भी रखा। OC स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अब यहां पर AC स्क्वायर दोनों में से क्या लिया हमने कॉमन, और बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 2OA AC cos थीटा। OC स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2
इंटू ओ ए प्लस ए सी कॉस थीटा। अब यहां पर देखिएगा इसका मान होता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमीका पढ़ी होगी, इसका मान 1 होता है, तो यहां पर हमने रखा। तो हमें मिला ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए इंटू ए सी कॉस थीटा। अब क्योंकि रचना के अनुसार हम देखें तो ओ सी इक्वल टू आर है, यहां पर देखिएगा ओ सी इक्वल टू क्या है, आर। क्लियर। और ओ ए इक्वल टू पी है, तो ओ ए इक्वल टू क्या है, पी। ठीक। नेक्स्ट में ए सी और ओ बी क्यू है, ए सी और ओ बी ये तो क्यू है, तो दोनों को हमने क्या लिया, क्यू के बराबर। तो आर स्क्वायर, अब देखिएगा यहां पर इसमें हम रख देंगे ये जो है ओ सी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए इंटू ए सी कॉस थीटा, इसमें सभी में हम मान रखेंगे। तो आर स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू निकालेंगे, जब हम आर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर के सभी पर रूट चढ़ जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू और कॉस थीटा। ठीक है। तो यहां पर देखा गया है कि आर द्वारा परिणामी का परिमाण प्रदर्शित करता है यह फॉर्मूला, आर इक्वल टू रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, इस सभी का रूट है। ठीक है। तो परिणामी की दिशा हम निकाले हैं, तो माना कि परिणामी आर है और बल पी है, या फिर हम ओ ए भी कह सकते हैं जिनका जो कोण है वो अल्फा है। तो तब समकोण त्रिभुज ओ सी एम हम देखें तो ओ सी एम में ध्यान से देखिएगा, बस ओ सी एम, ओ सी और एम, इस त्रिभुज में अगर हम देखें समकोण त्रिभुज में, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि जो भी हमारे पास त्रिभुज ओ सी एम है उसमें tan अल्फा की बात करें तो सी एम अपॉन ओ एम होगा, क्योंकि tan जो होता है वो होता है लंब और अपॉन में आधार। तो लंब क्या है, सी एम, और आधार क्या है, ओ एम। तो सी एम अपॉन ओ एम हो जाएगा ये, और ओ एम की लंबाई जो है वो है ओ ए प्लस ए एम। तो यहां पर हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू ए सी साइन थीटा अपॉन ओ ए प्लस ए सी कॉस थीटा। तो tan अल्फा इक्वल टू ए सी क्या है, क्यू है, ए सी ओ बी, और ओ ए क्या है, वो पी है। तो यहां पर tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। और यहां से आगे अल्फा की मान निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद tan इनवर्स आ जाएगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इस आधार पर यदि कोण बी ओ सी बीटा मान ले जाए तो बीटा का हम निकालेंगे tan बीटा इक्वल टू पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा, और बीटा की वैल्यू निकालेंगे tan इनवर्स हो जाएगा इधर जाकर के पी इंटू साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। तो यहां संबंधों जो 2 और 3 दिया गया है, यानी कि जो हमारे पास 2 और 3 है ये दोनों, तो अल्फा और बीटा परिणामी आर के क्रमशः पी और क्यू की क्रिया रेखाओं को कोण है। ठीक है। विशेष दशाएं बात करें तो देखिए यदि थीटा इक्वल टू 0 हो जाए तो cos थीटा इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा आर इक्वल टू पी प्लस क्यू, अर्थात जब दो बल P और Q के बीच का कोण 0 से 0 हो तो वे एक ही दिशा में कार्य करते हैं, अतः उनका परिणामी जो संबंध है वो हम क्या करते हैं, जोड़ के बराबर होता है, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 4 में दिखाई गई थी ये वाला, ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है। यहां R अधिकतम मान है, क्योंकि संबंध जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसके R से अधिकतम मान के लिए cos थीटा का अधिकतम मान होना चाहिए, और cos थीटा इक्वल टू 1 है तो यह थीटा इक्वल टू 0 को संतुष्ट कर देगा। यदि थीटा इक्वल टू 180 हो तो थीटा जो cos थीटा होगा वो cos 180 लिखा जाएगा, और उसका मान होता है -1। तो यहां पर हम जब भी हम वैल्यू रखेंगे तो परिणामी आएगा R इक्वल टू पी माइनस क्यू, आर इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो हम कह सकते हैं कि P और Q विपरीत दिशा में है तो उनका परिणामी R संबंध जो 5 है ये R इक्वल टू पी माइनस क्यू, इसके अनुसार उनके अंतर के बराबर होता है। ठीक है। तो R यह न्यूनतम मान है, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 5 है वो R के न्यूनतम मान के लिए cos थीटा न्यूनतम मान होना चाहिए, जो cos थीटा इक्वल टू -1 के लिए है। ठीक है। संबंध 5 जो R इक्वल टू पी माइनस क्यू है, तो यदि P बराबर Q तो परिणामी R इक्वल टू 0 हो जाता है यदि दो बल P तथा Q साम्यावस्था में होंगे, क्योंकि P तथा Q बराबर हैं और विपरीत दिशाओं में थीटा इक्वल टू 180 कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करें कि यदि थीटा इक्वल टू 90 हो जाए तो cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 होने पर क्या होगा, R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसका रूट में, तो यहां पर P तथा Q परस्पर 90 डिग्री पर कार्य करते हैं जब रूट हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का आता है।
अब यदि संबंध 2 में देखें तो P इक्वल टू क्यू लिखा जाए तो tan थीटा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस क्यू कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा थीटा बाई 2। अतः हम स्पष्ट कह सकते हैं कि जब दो बल बराबर होते हैं तो P इक्वल टू क्यू, तो उनका परिणामी दोनों बलों के बराबर कोण बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है P अगर बड़ा हो Q से तो Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो यहां पर P के स्थान पर Q रख देंगे तो Q साइन थीटा अपॉन Q प्लस Q कॉस थीटा इज ग्रेटर देन tan अल्फा। tan थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन tan अल्फा, तो थीटा बाई 2 ग्रेटर देन अल्फा, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा इज लेस देन थीटा बाई 2। अतः अल्फा और थीटा बाई 2 से छोटा होगा और अल्फा परिणामी का P से झुकाव है, तो इसलिए परिणामी बड़े बल से कम कोण बनाता है और बड़े बल की ओर अधिक झुकाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बलों के त्रिभुज के नियम की। तो बलों के त्रिभुज का नियम लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, तो हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बलों को परिमाण तथा दिशा में यदि एक त्रिभुज की क्रमानुसार तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो वे तीनों बल साम्यावस्था में ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये तीन बल साम्यावस्था में होंगे। कैसे? बलों के त्रिभुज के नियम से। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बलों के त्रिभुज के नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।